फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सीखते हैं होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। अभी तक हम इंडिविजुअल मासेज का, रिंग का, डिस्क या प्लेट का, होलो सिलेंडर का और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। इस लेक्चर में हम एक होलोस्फीयर जो कि अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखते हैं। अगर एक होलोस्फीयर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो वह कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इसमें ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे अपर हाफ स्फीयर और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे लोअर हाफ स्फीयर। अब हम मान लेते हैं कि यह एक होलोस्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इस होलोस्फीयर का मास कैपिटल एम है। क्योंकि यह एक होलोस्फीयर है इसलिए मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सरफेस पे होगा। इस होलोस्फीयर के अंदर कोई मास नहीं होगा और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में मास है कैपिटल एम, तो यूनिट एरिया में मास होगा m डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर और इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी मींस मास ऑफ यूनिट एरिया और इसको डिनोट करते हैं रो एस के साथ। तो फ्रेंड्स, होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए भी हमारे बेसिक स्टेप्स सेम रहेंगे। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करेंगे, फिर एक स्मॉल एलिमेंट डिफाइन करेंगे, फिर उस स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल मास निकालेंगे, फिर उस स्मॉल मास का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर फाइनली हम नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि यहां पर हमारा स्पेसिमेन एक होलोस्फीयर है तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो तीन पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं आर, थीटा एंड फाई। इसमें आर क्या होता है? आर होता है स्फीयर की रेडियस। थीटा क्या होता है? थीटा होता है वर्टिकल एंगल मींस इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं मींस अगर हम स्फीयर के ऊपर सर्कल्स ड्रॉ करें, जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये है तो यहां पर थीटा की वैल्यू ज्यादा हो गई। उसके बाद हम थोड़ा और ज्यादा रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा की वैल्यू और ज्यादा हो गई, फिर थीटा की वैल्यू और ज्यादा हो गई और इस तरह से थीटा की वैल्यू ज्यादा होती चली जाती है क्योंकि हम जो सेंटर पॉइंट होता है उससे एंगल को इस तरह से मेजर करते हैं एक कोण बनाकर। तो इसमें अगर हम इसको सेंटर एक्सिस से कनेक्ट करते हैं तो जो ये एंगल है ये एंगल होता है थीटा और ये एंगल बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पे 0 डिग्री होता है और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है और जो ये सर्कल होता है जो एक स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करता है तो उसके लिए थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। उसके बाद फिर हम और नीचे आते हैं तो फिर से जो रेडियस की वैल्यू है वो कम होती चली जाती है और फाइनली लोअर मोस्ट पोजीशन पे पहुंच के थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक स्फीयर में जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक वेरी करती है। उसके बाद अगला पैरामीटर आता है फाई। तो फाई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? फाई होता है हॉरिजॉन्टल एंगल। सपोज कीजिए यहां पर हम फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री अज्यूम करते हैं तो अब अगर हम इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो यहां पर फाई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, फिर यहां पर फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, इस पॉइंट पे फाई की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी और इस पॉइंट पे फाई की वैल्यू 270 डिग्री हो जाएगी और फिर दोबारा से हम यहां पहुंचेंगे तो फाई की वैल्यू 2 पाई मींस 360 डिग्री हो जाएगी। तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक वेरी कर सकती है ऑन ईच सर्कल विच इज डिफाइंड बाय अ पर्टिकुलर थीटा। यहां पर हमने जो पॉइंट मार्क किए हैं फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये हमने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए मार्क किए हैं। इसी तरह से फाई की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक और सर्कल्स के लिए भी वेरी कर सकती है। अब हमें मान लीजिए अगर पूरे सर्कल को कवर करना है तो हम आर की वैल्यू को वेरी करेंगे 0 से लेके आर तक मिस रेडियस 0 से लेके कैपिटल आर तक जो कि एक्चुअल रेडियस है स्फीयर की। थीटा को हम वेरी करेंगे 0 डिग्री से लेके पाई तक और फाई को हम वेरी करेंगे 0 डिग्री से लेके 2 पाई तक। तो ये लिमिट हो गई आर की, ये लिमिट हो गई थीटा की और ये लिमिट हो गई फाई की। अगर हम इन लिमिट्स के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा इंक्लूडिंग वॉल्यूम।
लेकिन अगर हमें वॉल्यूम को कवर नहीं करना है तो हम R को कांस्टेंट कर देंगे और हम पुट कर देंगे R इज इक्वल टू कैपिटल R। अगर हम R इज इक्वल टू कैपिटल R पुट कर देते हैं और थीटा और फाई की सेम लिमिट्स रखते हैं तो हम कंप्लीट स्फीयर को कवर कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग वॉल्यूम। और हमारा जो होलो स्फीयर का केस है उसमें हमें इन्हीं लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि होलो स्फीयर में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ सरफेस पर है। तो फ्रेंड्स, अब R, थीटा और फाई की नॉलेज लेने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जिसमें हम एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए ये वो एलिमेंट है जो कि ds है। यह एलिमेंट बहुत ही स्मॉल है। यहां पर क्लैरिटी के लिए हमने इसको थोड़ा बड़ा दिखाया है, बट एक्चुअल में यह एलिमेंट बहुत ही स्मॉल है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यह फाइंड आउट करना होगा कि इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से R, थीटा और फाई में से कौन कौन से पैरामीटर चेंज होते हैं। अगर हम R को देखते हैं तो R रेडियस ऑफ द स्फीयर है। इस सरफेस एलिमेंट के हर पॉइंट के लिए जो रेडियस है वह हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि यह एलिमेंट हमने सरफेस के ऊपर ही अज्यूम किया है। तो रेडियस हमेशा हमारी कांस्टेंट रहेगी और वो रहेगी R इज इक्वल टू कैपिटल R। थीटा इस केस में चेंज हो रहा है क्योंकि जो ये अपर वाली लाइन है यहां पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और जो ये लोअर वाली लाइन है यहां पर थीटा चेंज होकर 90 डिग्री हो गया है। यह सिर्फ समझने के लिए है, एक्चुअल में यह एलिमेंट कहीं पर भी हो सकता है, बट फाइनली हमें यह पता चल गया है कि थीटा इस एलिमेंट की वजह से चेंज होगा। तो डी थीटा एग्जिस्ट करेगा और डी थीटा का एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी होता है जो कि R होता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए आप इस रो को हमेशा ध्यान रखिएगा 1 R एंड R साइन थीटा। यह मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है dr का, यह मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है d थीटा का और यह मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है d फाई का। तो d थीटा का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर R होता है, तो यहां पर हमने लिख दिया है R d थीटा। तो अब हम फाई को ऑब्जर्व करते हैं। इस स्मॉल एलिमेंट के लिए फाई भी चेंज होता है। जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो फाई की वैल्यू 180 है और जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव किए तो फाई की वैल्यू चेंज होके 180 से ज्यादा हो गई है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि फाई भी चेंज हो रहा है। तो डी फाई एग्जिस्ट करेगा और डी फाई का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है R साइन थीटा। तो इसके साथ R साइन थीटा भी आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू कैपिटल R है और थीटा की टर्म में हमारे पास R d थीटा है और फाई की टर्म में हमारे पास R साइन थीटा d फाई है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा d थीटा और d फाई एग्जिस्ट करता है और dr इज इक्वल टू 0 है। तो अब अगर हम एरिया वेक्टर लिखते हैं तो उसमें केवल एक ही टर्म आएगी जो कि d थीटा और d फाई की मल्टीप्लिकेशन होगी और वो बन जाएगा R स्क्वायर साइन ऑफ थीटा d थीटा d फाई और इसकी डायरेक्शन होगी AR कैप की डायरेक्शन। तो हम यहां लिख देंगे AR कैप। फ्रेंड्स, बाकी की दो टर्म्स यहां पर नहीं आएंगी जो कि A थीटा कैप और A फाई कैप के साथ आती हैं, क्योंकि dr की वैल्यू 0 है। अगर ये समझने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली एक वीडियो देखिए, तो आपकी ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब हम एरिया वेक्टर लिख चुके हैं। हमें पता है कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल है ऑलवेज, तो यहां पर हम वो पुट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा R स्क्वायर साइन ऑफ थीटा d थीटा d फाई। हमें यह भी पता है कि ds वेक्टर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, AR कैप की डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू दिस टर्म जो कि AR कैप के साथ है। तो अब मैग्नीट्यूड वाइज हमारा स्मॉल एरिया इसके इक्वल आ गया है। अब हम इसका स्मॉल मास भी निकाल सकते हैं dm। जस्ट इसको इसकी सरफेस मास डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो बन जाएगा ρs इंटू R स्क्वेयर साइन ऑफ थीटा d थीटा d फाई। हमने अब ये जो स्मॉल सरफेस एलिमेंट था ds, इसका मास कैलकुलेट कर लिया है dm और हमने थर्ड स्टेप को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा di को कैलकुलेट करना और di को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस स्मॉल मास dm को इसकी उस रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना है जितनी रेडियस के साथ यह रोटेट कर रहा है। हमें यहां पर लग सकता है कि जो ये स्मॉल एरिया है मींस जो ds एरिया है वह r रेडियस के साथ रोटेट कर रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा गलत है, क्योंकि यह जो स्मॉल मास हमने कंसीडर किया है, स्मॉल एरिया का मास हमने कंसीडर किया है, वह r रेडियस के साथ रोटेट नहीं करेगा। इनफैक्ट वह इस रेडियस के साथ रोटेट करेगा, जबकि जो r रेडियस है वो यह है
और वह पर्टिकुलर एरिया का मास जो कि dm है, वह जिस रेडियस, मान लीजिए रो रेडियस से रोटेट कर रहा है, तो वह रेडियस डिपेंड करेगी थीटा एंगल के ऊपर। मींस हमने यह एरिया किस थीटा एंगल के लिए अज्यूम किया है। तो कहने का मतलब क्या है, जो di इज इक्वल टू dm इंटू रो स्क्वेयर होगा, ना कि dm इंटू आर स्क्वेयर। और हम यहां पर रो की वैल्यू r और थीटा की टर्म में पुट कर सकते हैं, जहां पे r तो बिल्कुल कांस्टेंट है और थीटा एक वेरिएबल है। क्योंकि यह लेंथ r है तो यह लेंथ होगी r कोस थीटा और रो की वैल्यू होगी r साइन थीटा। और स्मॉल इनर्शिया मींस di की वैल्यू हो जाएगी dm इंटू रो स्क्वायर, वेयर रो इज इक्वल टू r साइन थीटा। अब हम di इज इक्वल टू dm इंटू रो स्क्वायर में dm की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि ये होती है। तो ये बन जाएगा रो एस इंटू आर की 4 साइन क्यूब थीटा डी थीटा डी फाई। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे आई निकालने के लिए, विद लिमिट थीटा वेरी फ्रॉम 0 टू पाई एंड फाई वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई। हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, साइन क्यूब थीटा डी थीटा लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं और इसको सोल्व करना बहुत ही इजी है। साइन क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम कोस थीटा को पुट कर लेते हैं टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा डी टी। साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी। हम लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब कोस थीटा को हमने टी पुट किया है तो जब थीटा की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे कोस 0 मींस टी की वैल्यू हो जाएगी 1, और जिस टाइम पे थीटा की वैल्यू पाई है तो उस टाइम पे कोस ऑफ पाई मींस -1, तो टी की वैल्यू हो जाएगी -1। तो हम कह सकते हैं कि अगर थीटा 0 से पाई तक वेरी करता है तो टी 1 से लेके -1 तक वेरी करेगा। तो वो हमने पुट कर दिया 1 से लेके -1। कोस थीटा को हमने टी पुट किया था तो ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस डी टी, तो हमने माइनस साइन लगा दिया और ये डी टी आ गया। अब हमने क्या किया, हमने लिमिट को रिवर्स कर दिया, मीन्स इस माइनस साइन को हटाने के लिए हमने लिमिट को रिवर्स कर दिया, तो वो बन गया -1 to 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्योंकि यह जो फंक्शन है 1 माइनस टी स्क्वायर यह एक इवन फंक्शन है, तो हम लिमिट को हाफ कर दे सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 to 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। और अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। लिमिट हम पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1/3, और क्योंकि 0 को जब हम पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2/3 मीन्स 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, तो ये आ जाएगा 4/3। तो फ्रेंड्स इस इंटीग्रेशन में से जो ये वाली वैल्यू है मीन्स डी थीटा, ये साइन क्यूब डी थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, इसका आंसर आ गया है 4/3। तो ये हम पुट कर सकते हैं, तो रो एस इंटू आर की पावर 4, और ये इंटीग्रेशन हमने सोल्व कर लिया है तो 4/3 लिख लिया है। अब जो सेकंड इंटीग्रेशन है वो है डी फाई का फ्रॉम लिमिट 0 टू 2 पाई। क्योंकि डी फाई अकेला डी फाई है, कोई भी वेरिएबल नहीं है फाई का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई, और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई, तो इसको हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम यहाँ पर रो एस की वैल्यू पुट कर सकते हैं। रो एस होता है मास पर यूनिट एरिया, तो मास और एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वेयर, इंटू में आर स्क्वेयर इंटू 4/3 इंटू 2 पाई, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3 mr स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि एक होलो स्फीयर जो कि अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। मेन डिफरेंस क्या रहेगा कि सॉलिड स्फीयर के केस में हमें सरफेस एलिमेंट अज्यूम करने की बजाय एक वॉल्यूम एलिमेंट को अज्यूम करना होगा, और वहां पर जो वेरिएबल स्मॉल r है वो भी r के इक्वल पुट नहीं किया जाएगा, इनफैक्ट वो भी वेरी करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।